कल नहीं है बच्चों की क्लास। क्या हुआ कल? अभी किसी चीज़ होगा। चलिए भाई क्लास, भाई पीछे बार बार बोलना ना पड़ेगी, चुप हो जाओ भाई, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टूड है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चुपचाप सुने कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। बुकलेट्स आप सबको मिल चुकी है। कितने बच्चों को बुकलेट नहीं मिली है? एक दो, रियान को मिल चुकी है। 100 बुकलेट्स कम पड़ गई यार, ठीक है। किसी के पास दो तो नहीं चलेगी? तो नेक्स्ट क्लास क्या करेगा दो बुकलेट का? वो तो मैं भाई काउंटिंग कर लूँगा क्लास की, चिंता मत करो। ए क्लास, बस भाई जिनको नहीं मिली है ना नेक्स्ट क्लास में कल ले लेना, हो जाएगी आराम से फोटो। अब ऐसा है भाई, केमिस्ट्री के अंदर टोटल सिलेबस आप लोगों का 9 चैप्टर्स का है। जानते होंगे आप लोग 9 चैप्टर्स आपके टोटल सिलेबस में हैं, जिसमें से 5 चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी हो चुके हैं। बचे ही कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। उन 4 चैप्टर में से फर्स्ट बुक का एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स, चैप्टर नंबर 5 थर्मोडाइनमिक्स। भाई क्या है थर्मोडाइनमिक्स? कौन बताएगा? कौन बताएगा क्लास में कि व्हाट इज थर्मोडाइनमिक्स? किसे कहा जाता है थर्मोडाइनमिक्स? हीट और वर्क एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप। चलो और कुछ बैंक और क्या हो सकता है? अच्छा डेफिनेशन पढ़ ली वहां से, वाह भाई वाह। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हीट का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सुबह इवन जैसे आप चाय भी बनाते हैं तो उसमें आप लोग चाय पत्ती, चीनी, दूध, इनका रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है और फिर जाके कोई नई कंपोजिशन बनती है। एक्चुअली में दूध, चाय पत्ती, पानी चाय जैसे तो होते नहीं है, लेकिन जब वो रिएक्ट कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, A+B+C करके कुछ नई चीज़ बनती है D करके, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। अरे जब भी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन है। तो कुछ कंपोजिशन चेंज हुआ, बन गई भाई रिएक्शन करके, वो चाय बन गई। तो उस रिएक्शन में भी आप लोगों ने हीट का इन्वॉल्वमेंट किया, आपको हीट देनी पड़ी तब जाके वो काम हुआ। कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, आप यहाँ पर एक आइस रख दीजिए, आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड स्टेट में आ गया। ये भी बोलो क्या है? हीट के इन्वॉल्वमेंट से चेंज हुआ है। कोई लिक्विड वेपराइज होकर गैस में आ गया, किसके इन्वॉल्वमेंट से हुआ है? बोलो हीट के इन्वॉल्वमेंट से हुआ है। समझो मेरी बात को, आप अपने आसपास इसको मेल्ट होते हुए देखते हैं, ठीक भाई। जतिन, जिसको क्लास में पढ़ना हो वो बैठे, जिसको नहीं पढ़ना वो उठ के जाओ और घर बैठो, यहाँ मत बैठो। लेकिन मेरे को बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, रोज़ मैं एक ही चीज़ आपको कंटिन्यूसली समझा रहा हूँ कि क्लास में डिसिप्लिन में रहो। 45 मिनट्स हमारे को मिलते हैं क्लास में ओवरऑल करने के लिए। शुरू के 5-10 मिनट वैसे निकलते हैं, लास्ट में खींच के निकालना पड़ता है 5 बजे वाला टाइम जो होता है। तो 45 मिनट्स भी आप कंसंट्रेट अगर नहीं पढ़ सकते तो इट्स बेटर कि आप घर पे बैठे हो। यहाँ आके ना अपना टाइम बर्बाद करो, ना मेरा बर्बाद करो, ना और बच्चों का बर्बाद करो। ये चीज़ रोज़ थोड़ा समझानी पड़ेगी यार आप लोगों को। अभी फर्स्ट टर्म का पेपर जैसे नज़दीक आया था तुम लोग बड़े डिसिप्लिन हो गए थे आखिरी के 10-15 दिन में। अब जैसे ही पेपर ख़त्म होते दिख रहे हैं, लग रहा है कि पेपर फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का थोड़ा दूर है, तो फिर दोबारा चिल मारो। प्राइवेट स्कूल वाले वैसे चिल मार चुके हैं, पेपर हो चुके हैं हमारे। नंबर देख के चिल हो रहा है क्या तुम लोगों को? नंबर देखो अपने। ये फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आप लोगों को एक लर्निंग देता है कि आप लोगों ने जो अभी तक 4-5 महीने करा है ना, उसमें बहुत सारी कमियां रही होंगी, उनको इम्प्रूव कर लो, कहीं फाइनल में झटका ना मिल जाए। तो क्यों अपना ही बुरा चाह रहे हो कि जब फरवरी में एग्ज़ाम दो तो अच्छा पेपर ना जाए, फिर चिंता में डूबे रहो कि क्या रिजल्ट आने वाला है 1 महीने बाद, पता नहीं पास होंगे फेल होंगे, फिर फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई। ऐसा टैग लगवाना चाहते हो अपने ऊपर? सही नहीं है ये चीज़, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि आपसे क्लास में ये सब डिस्कशन करें कि बच्चों पढ़ लो, डिसिप्लिन में रहो। इतना टाइम होता ही नहीं है। हमने 45 मिनट्स अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं वो भी इनफ होते हैं। 45 मिनट्स में बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर आप मुझे पूरा 45 मिनट्स पढ़ाने दे तो, ऐसे नहीं।
ऐसे 5 मिनट 10 मिनट। अब मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पर, आप पीछे से कुछ बोल रहे हैं, यकीन मानिए टीचर का कंसंट्रेशन लूज होता है और टीचर का ध्यान आधा वहाँ जाता है आधा यहाँ रहता है। तो आधे अधूरे ध्यान में तो भैया कोई कैसा कराएगा तुम लोगों को, तुम खुद ही सोच लो। तो ये रोका भी करो अपने पड़ोसी को कि भाई रुक जा, पढ़ने आया पढ़ ले बैठ के यहाँ पर। दोस्ती टूट जाने दो, ऐसी दोस्ती तुम्हें किसी काम भी नहीं आएगी इन फ्यूचर। तुम्हें उसको खुद नहीं एहसास है कि जिस समय वो यहाँ पर बैठा है उस समय उसको पढ़ना चाहिए, तो वो वैसे भी किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए, फ्यूचर में भविष्य में उसका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हाँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और थर्मल हीट, थर्मल रेडिएशन। देखो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से ही कुछ रेडिएशंस अपने अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज रखती हैं, या बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक तरह की लाइट ही तो है ना। और लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि क्या पैदा कर सकती है, हीट पैदा कर सकती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक रेडिएशन होती है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, दे आर सेट टू बी एज अ हीट वेव्स, क्योंकि ये गर्म होती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि थर्मल जो वेव्स आप बोल रहे हो ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक पार्ट है मेन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेन तो वही है, सारी रेडिएशंस वही है, ठीक है ना, उसी के सब पार्ट्स में आएगी वाली। मेरा बस आपसे क्या कहना है कि चैप्टर किस चीज़ से डील करने वाला है। आप अपने आसपास रोज कुछ रिएक्शंस होते देख रहे हैं, सुबह चाय बन रही है ना, वो भी एक रिएक्शन होती है भैया। आपने यहाँ पर बोला कि भाई दूध, चाय पत्ती, है ना, अरे ऐसे तो मिलाते हो, पानी, चीनी, कुछ भी मिला, तुम्हें क्या लगता है ये रिएक्शन नहीं होती है क्या? और चाय बन गई, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है भाई। A + B + C, A + B + C + D से कुछ E बन गया, सर है केमिकल रिएक्शन है। क्या चाय बिना हीट के बन जाएगी? अब बिना हीट के चाय बना के दिखाओ, घुमाते रहो कि चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी, हीट चाहिए। अब वो हीट ही आ रही है, सौरभ कह रहा बन जाएगी सर। सौरभ उसको घुमाएंगे ना, तो आप उसमें क्या पैदा कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पैदा कर रहे हो। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? आप सोचो ना, जैसे आपने घुमाना बंद करा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? सो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे आप किसी चीज़ को घुमाते रहते थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। सिंस जब आप किसी चीज़ को घुमा रहे होते हैं ना, तो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, और कोई चीज़ जब कोलाइड करती है ना, तो वो गर्म होने लगती है। सो आप जब किसी चीज़ को घुमा रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में धीरे धीरे उसमें क्या पैदा होने लगती है? हीट पैदा होने लगती है, और उस हीट की वजह से वो चीज़ें रिएक्ट करना स्टार्ट कर सकती हैं। तो चाय आप बोल सकते हैं कि सर मैं घुमाता रहूँ चाय बन जाएगी। बच्चों बनी फिर भी हीट की वजह से है। किसकी वजह से बोलो? हीट की वजह से। तो बिना हीट के आप सब कुछ पांचों को ऐसे मिला के छोड़ दो, क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी सर, हीट तो चाहिए सर। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, आइस मेल्ट होकर पानी बन रही है, क्या बिना हीट के हो जाएगी? नहीं होगी सर, हीट लेनी पड़ेगी, तब होगा, हीट लेनी पड़ेगी तब होगा। जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शंस के अंदर हीट लेनी ही पड़ती है, कुछ रिएक्शंस के अंदर हीट देनी भी पड़ती है ना। एक बार घर से बात करो, तुम्हारे घर से बोलते हैं, कुछ रिएक्शंस बताओ जहां पर हीट देनी पड़ती है, बताना जरा कुछ रिएक्शन जहां पर हीट दे के ही काम होगा, बोलो। कोई रिएक्शन ऐसी बताओ जिसमें हीट दे के काम होगा। आप लोग लिक्विड को फ्रीज करते हो सॉलिड फॉर्म में ना, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड बनाते हो, उसको मेल्ट, उसको आइस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो ऐसे में तो हीट निकालनी पड़ती है। अरे भैया आपने पढ़ा होगा बचपन में, कुछ प्रोसेस एंडो है, कुछ प्रोसेस एक्सो, कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो हीट आने के बाद होगी, कुछ प्रोसेस ऐसी है जो हीट जाने के बाद होगी। सिस्टम से हीट जाएगी तो ही रिएक्शन हो पाएगी। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें हीट आएगी तो ही हो पाएगी। होगी बात? कुछ जाना वाना है क्या घर पे? सो गाइज, और कोई रिएक्शन बताओ, जिसमें हीट आ रही है तब हो रहा है, हीट जा रही है तब हो रहा है, और कोई रिएक्शन? ज़्यादातर रिएक्शंस केमिकल चेंजेस तो हीट के आने से होते हैं। जनरली हमारे आसपास जो है वो एंडोथर्मिक चेंजेस ज़्यादा है। मैगी बना रहे हो, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, कुछ फॉर्म चेंज हो रहा है, हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि दो तरह की प्रोसेस होती हैं, बोलो कौन कौन सी? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक बोलो क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है इसमें क्या होता है? बोलो, डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी। हीट इज अब्सॉर्ब, और इसमें बोलो क्या होता है? तो हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शंस हैं वो या तो हीट के आने से हो रही है या हीट के जाने से हो रही है। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में एक शब्द छिपा हुआ थर्मल, ठीक है। सो हम जब केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन हीट का कितना आना है, इन हीट का कितना जाना है, जब हीट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं ना, तो उस ब्रांच को केमिस्ट्री में बोला गया है थर्मोडायनेमिक्स। इसको बोला गया थर्मोडायनेमिक्स।
तो हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, मेल्टिंग की, सब्लिमेशन की, वेपराइजेशन की, और भी बहुत सारी हैं बच्चों। तो उन सभी रिएक्शंस के अंदर कितना हीट आया है, कितना हीट गया, किसमें आया, किसमें गया, कितना आया, कितना गया, सारी बातें लेके किस चीज़ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, किस चीज़ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस में हीट का क्या इन्वॉल्वमेंट है ना, उस हीट की स्टडी पूरी करने वाले हैं कि भैया कितनी हीट आती है, कितनी हीट जाती है। समझ में आ रही बात? किस रिएक्शन में हीट आनी होती है, किस रिएक्शन में हीट जानी होती है। ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं बोलो? थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे मेरे एक बार ये कहने से बात समझ में नहीं आएगी, आप जब चैप्टर में जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हीट इन्वॉल्विंग इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बेसिकली डील करेगी कि केमिकल रिएक्शंस में जो हीट इन्वॉल्व है उसी को चर्चा करेगी, बस हीट को डिस्कस करेगी और किसी भी चीज को डिस्कस नहीं करेगी। पूरा चैप्टर जो वो हीट के ऊपर बना हुआ है भाई। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो क्या बोलेंगे? दैट थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, अब ब्रांच तो ये फिजिक्स की भी है बट यहां पर हम केमिस्ट्री के संदर्भ में बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हीट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शंस, इन अ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो गया? मेरा डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी बुकलेट निकालो, बुकलेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बुकलेट मुझे दे दो बस थोड़ी देर के लिए, मैं जैसे बोलता चलूँगा, आप लोग देखते चलना। सब बच्चे देखो क्या बोलता है। थर्मोडायनेमिक्स, as the name clearly indicates, is the science of the relationship between the thermal heat and the mechanical energies. हीट और कुछ काम हुआ, अब ये काम रिएक्शन का काम भी हो सकता है ना, हीट मिली कुछ काम हो गया, मैगी बन गई, चाय बन गई। क्लियर हो गया नहीं? हीट निकली कुछ काम हो गया, निकली तो क्या हो गया, लिक्विड चीज सॉलिड बन गई भाई। तो हीट का वर्क से कुछ रिलेशन बता रही है। चिंता मत करिए, चैप्टर में पढ़ेंगे तब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको। और क्या लिखता है जरा पढ़िएगा। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ हीट एंड वर्क्स along with its change in the state is termed as a thermodynamics। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है सिस्टम, और एक का नाम बोलो क्या है? ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो तुम्हारे एलवी यादव में चला रखा है भाई, है ना? सिस्टम बच्चे बड़ा करते हैं। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड एक चीज होती है बच्चों बाउंड्री। सो गाइस देखो मैं बताता हूं, ये कुछ टर्म्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच की टर्म्स है। इन्होंने क्या बोला, कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा हो उसको सिस्टम कंसिडर कर लीजिए। उसको क्या बोल लीजिए? सिस्टम। जैसे बोलते हैं ना, आप कहेंगे बोलते हैं ये हमारा सिस्टम है भाई, ये हमारा पूरा सिस्टम है। सिस्टम कहने का मतलब बोल देते हैं, जैसे कि किसी आप कंपनी में गए, उसने अपना कुछ ऑफिस बना रखा था, ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है ना। बाकी अब देखो, जैसे कि मैं अपना सिस्टम क्या बोलूंगा, तो मेरा ये जो भी मैं जिस रूम में ये काम कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बोलो क्या है? सिस्टम है। मेरे लिए बोलो क्या है? सिस्टम। और इस सिस्टम को छोड़ के इस यूनिवर्स का हर एक कोना, इस यूनिवर्स का, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, इस पूरे रूम को छोड़ के इस यूनिवर्स का हर एक कोना, हर पूरी यूनिवर्स जो है बाकी की बची हुई, वो सब मेरे लिए बोलो क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग मिल जाए तो बोलो टोटल क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। क्या बन जाएगा बोलो? तो सिस्टम वो वाली जगह होती है जहां पर कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस, कोई चीज चल रही होती है, उसको बोलो क्या बोलते हैं? सिस्टम बोल रहे थे। मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन चल रही हो, टेस्ट ट्यूब को सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाहर की सारी दुनिया को बोलो क्या कर सकते हैं? सराउंडिंग कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे सिस्टम मानूं? तो पूरा रूम सिस्टम मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस कैरी ऑन हो रही है जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो ये पूरा का पूरा रूम बोलो क्या हो गया? सिस्टम। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, दूसरा रूम, बाहर की चीजें, सब क्या हो गया बोलो? सराउंडिंग हो गया। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोलो क्या बन गया? और सिस्टम और सराउंडिंग को जो दीवार अलग कर रही है उसको बोलो क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई बाउंड्री ना हो, फिर तो कैसे कंसिडर करूंगा कि ये सिस्टम है? तो कोई बाउंड्री तो होगी जहां पर वो काम हो रहा होगा। तो ये बाउंड्री है हमारे चारों तरफ, ये बाउंड्री है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ी सिंपल टर्म्स है बच्चों, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम समय लगाएंगे थोड़ा असली चीजों पे, जहां पर वो काम होगा, जहां पर पेपर में चीजें आएंगी। सिस्टम सराउंडिंग की डेफिनेशन थोड़ा ना देगा एग्जामिनर, उसको पता है हर बच्चा कर जाएगा। तो क्लियर हुआ? जल्दी बस पढ़ लेंगे एक बार ताकि आपको टर्मिनोलॉजी दिक्कत ना करें। सो गाइस बोलते हैं इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर कैरिड आउट। सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जहां पर कोई ऑब्जर्वेशन चल रही है। सराउंडिंग क्या भाई? इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सराउंडिंग सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बच जाता है यूनिवर्स का वो क्या होता है बोलो? सराउंडिंग होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग मिला के बोलो क्या बनता है? यूनिवर्स। बच्चों इसका मतलब अगर ये मैं सिस्टम कहूं, इसको मैं सिस्टम कहूं, तो इसके बाहर की दुनिया को बोलो क्या कहा जाएगा? और ये सिस्टम और सराउंडिंग की सारी दुनिया को बोलो क्या कहा जाएगा? इसको पूरा यूनिवर्स कहा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थर्मोडायनेमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो हम उनको समझेंगे। ये कभी बोलेगा सिस्टम, कभी बोलेगा सराउंडिंग, तो आपको समझ जाना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? उसके बाद बाउंड्री है, द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। इज कॉल्ड द बाउंड्री। अब बड़ा मजा आएगा, ध्यान से पढ़ना। आगे आता है बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम, और टाइप ऑफ सिस्टम में तीन तरह के सिस्टम दिखाता है आप लोगों को, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। चलिए समझते हैं बच्चों।
टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, ठीक है। मयंक है, मयंक घर पे गया आज, और मयंक ने घर जाते के साथ ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो बोला कि गर्मा गर्म चाय बना लेता हूँ, है ना। तो घर पे गया मयंक, और इसने क्या करा, घर जाके गर्मा गर्म चाय बनाई। समझिएगा बच्चों, ये अ कप ऑफ टी, ठीक है। अब समझना, हॉट होगा, मेरी बात को समझना क्लास। अब ये चाय बनाता है और चाय को यहाँ पर ही रख देता है इस तरीके से, मतलब अपने पास इसको, और ये बल्कि मैं इसको कंसिडर करूँगा इट्स अ हॉट टी, है ना, हॉट टी। मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। अच्छा, दो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। एक ध्यान देना है मैटर पे, मैटर मतलब पदार्थ, सब्सटेंस, और एक चीज़ पे ध्यान देना है बच्चों, एनर्जी पे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। अब ये मयंक ने चाय बनाई, और उसी वक्त पर मयंक का कोई दोस्त आया था जो उसको बाहर बुला लेता है। भाई समझना मेरी बात को, मयंक को प्रिंस बाहर बुला लेता है। प्रिंस कहता है भाई मयंक एक बार आइयो, कुछ बात करनी है उससे। मयंक चला जाता है बाहर, और भैया प्रिंस उसको 15-20 मिनट तक बातों में लगाए रखता है, कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। अब आप जरा मुझे बताइएगा कि ये जो चाय का कप है, ये एक तरीके से आप लोग मानेंगे सिस्टम, और ये बाहर की सारी दुनिया को बोलो क्या मानोगे आप लोग, सराउंडिंग। आप बस मुझे ये बताओ कि सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी है उसका लेन देन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चाय पक्का ठंडी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट बाद चाय बोलो क्या हो जाएगी, ठंडी। अब चाय के ठंडी होने का कारण बताओ, क्योंकि सर एक रूल ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, कि हीट हमेशा कौन सी सिस्टम से कौन सी सिस्टम की तरफ फ्लो करेगी, हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी बच्चों। तो ध्यान देना है आप लोगों को। आप इस बात की तो गारंटी है ना कि चाय थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। ठंडी क्यों हो जाएगी सब बच्चे बताओ, क्योंकि सर हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। मतलब किस चीज़ का लेन देन हो रहा है सब बच्चे, किस चीज़ का लेन देन हो रहा है, एनर्जी का लेन देन हो रहा है। दूसरी चीज़, जब जैसे ही चाय ठंडी होगी, कोई बिल्ली आई और चाय को पी भी गई, कोई बिल्ली आई और चाय को पी भी गई, इसका मतलब सराउंडिंग से कोई चीज़ आई और वो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर उसके मैटर को भी एक्सचेंज कर पा रही है। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि एनर्जी का भी एक्सचेंज संभव है, और बोलो किसका एक्सचेंज भी संभव, बोलो मैटर का भी एक्सचेंज संभव है। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी भी सराउंडिंग में जा सकती है और मैटर भी सराउंडिंग में जाना पॉसिबल है, तो ऐसे सिस्टम्स को बोलो हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ओपन सिस्टम बुलाते हैं। ऐसे सिस्टम्स को हम बुलाते हैं ओपन सिस्टम। मीन्स द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, द सिस्टम्स आर सेड टू बी द ओपन सिस्टम्स। इज दिस फाइन? इसके बाद क्या हुआ, आज चाय पी गई भाई बिल्ली, तो भैया सतर्क हो गया मयंक। अगली बार क्या करता है, अगली बार क्या करता है, कहता है चाय बनाऊंगा और इस बार बिल्ली ना पी जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक प्लेट ढक दूंगा, इसके ऊपर मैं रैपिंग कर दूंगा किसी चीज़ की, ताकि कोई बिल्ली इसको पी ना पाए। भाई ठीक है भाई, कर दिया। आज चाय बनाई, आज चाय बनाई, गरम गरम चाय है, फिर से भैया प्रिंस आ गया। प्रिंस कहता है आजा भाई मयंक, कुछ बात करनी है। आज भी मन मार के चला गया भाई मयंक, कह रहा है कल भी चाय नहीं पीनी दी थी, लेकिन आज थोड़ी सावधानी बरतूंगा, आज चाय जो है बिल्ली ना पी जाए, इसलिए इसको ढक के जाऊंगा, इसको रैप करके जाऊंगा किसी चीज़ से, एल्यूमिनियम की फॉइल से रैप कर दिया ताकि बिल्ली आके ना पी जाए। तो इस बार मुझे तुम सब बच्चे बताओ, क्या मैटर का एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ सर, बिल्ली आई लेकिन बिल्ली को पीने को कुछ नहीं मिला, मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताइए, अगर 15 से 20 मिनट बाद जब ये आएगा तो चाय गर्म मिलेगी या ठंडी मिलेगी? ठंडी मिलेगी सर। अब ये बंद थी फिर ठंडी क्यों मिल गई? ये बंद थी फिर भी ठंडी क्यों मिली भाई? सर हीट तो इसकी कप की दीवारों से भी एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि जो कप की वॉल्स होती है ना, ये डायथर्मिक वॉल्स नहीं होती। मतलब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, हमारी कुछ वॉल्स ऐसी होती हैं जो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हीट को एक्सचेंज होने देती है। मतलब ये मान के चलो कि ये जो वॉल्स है ना, दीज आर थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स मतलब कि हीट का आना जाना ये अलाउ करवा सकती है। तो यहाँ से हीट बाहर निकल गई और भैया इसने पाया कि 15 से 20 मिनट बाद चाय ठंडी हो गई। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज संभव हो, बस मैटर का एक्सचेंज संभव ना हो, तो ऐसे सिस्टम्स को बोलो आप लोग क्या बोलेंगे? चाय तो लेकिन आज भी नहीं मिली भाई इसको। समझ में आ गई बात? मज़ा नहीं आया क्योंकि ठंडी हो चुकी है। अब क्या होता है, तीसरे दिन ये सारी सावधानियां बरतता है कि आज तो चाय पी के रहूँगा, प्रिंस आ गया तो भी चाय पी के रहूँगा। क्या करेगा? इस बार इसने क्या करा, कप लिया ही नहीं बच्चों। क्या लिया? इस बार इसने थर्मस लिया। भाई समझना, एक थर्मस लिया और उस थर्मस में इसने चाय को भर दिया, समझो मेरी बात को, और इसको ढक्कन लगा दिया। अब जरा मुझे बताओ, हीट भले ही अंदर है
लेकिन मैंने बोला ना ये थर्मस वॉल्स हैं। ये कैसी वॉल्स है बोलो? थर्मस वॉल। ये थर्मस फ्लास्क आप बोल दीजिए या बोल दीजिए थर्मली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, हीट को अलाउ नहीं करती अपने अंदर से पास होने में। आप जानते हैं, आप लोग जो बोटल्स यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी बोटल्स जिनके अंदर पानी ठंडा ही बना रहता है। क्यों बना रहता है? सुबह ठंडा भर के लाए दोपहर तक ठंडा है, क्योंकि जो बाहर की सराउंडिंग की हीट है वो उसके अंदर आ ही नहीं पा रही। हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी बच्चों? हाई टेम्परेचर से लो। आपकी बॉटल में ठंडा पानी है तो लो टेम्परेचर है, सराउंडिंग कैसी है बोलो? गर्म है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ से हीट अंदर जाना तो चाह रही है, बट वो वॉल्स अंदर जाने। तो ये वाली जो वॉल्स होती हैं इसकी बात हो रही है फिलहाल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो गाइस होगा क्या, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पर इस बार थर्मस वॉल्स है, क्लोज्ड हैं। अगर ये चला भी गया यहाँ से 15-20 मिनट के लिए, बुला लिया मैं इनने प्रिंस ने, तो मुझे बताइए जरा, क्या एनर्जी का एक्सचेंज हुआ? चाहे ये 15-20 मिनट बाद आके देखता है, कहता है अरे भैया गर्म है अभी भी, चाय अभी भी गर्म है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज। क्या मैटर का एक्सचेंज हो पाया? बिल्ली आई भैया नहीं खोल पाएगी इसको, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हुआ। अगर ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को बोलो क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये टर्म्स इस्तेमाल होने वाली हैं। आपने आइसोलेट शब्द का इस्तेमाल सुना भी होगा पहले भी, कहते इस कोरोना टाइम में सुना होगा, इस पर्सन को आइसोलेट कर दो। आइसोलेट का मतलब होता है उसका बाहरी दुनिया से लेन देन बिल्कुल बंद कर दो भैया, किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। होता है कि नहीं होता? आइसोलेट करने का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग कर देना, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। देखो किसी तरह का एक्सचेंज नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? बोलो आइसोलेटेड सिस्टम है। बोलते हैं पर्सन बड़ा आइसोलेट टाइप का है, बड़ा आइसोलेट टाइप का पर्सन है। क्या मतलब इसका? वो अपने विचारों को, अपनी एनर्जीज को, अपनी जो भी बात है भैया, किसी के साथ एक्सचेंज करना पसंद नहीं करता। ना मैटर एक्सचेंज करता है ना एनर्जी एक्सचेंज करता है। मैटर एक्सचेंज करना, मैं किताब देना किसी को पसंद नहीं करता, है ना, मैं अपना भाई पेन देना किसी को पसंद नहीं करता, तो मैं मैटर देना किसी को पसंद नहीं कर रहा, सराउंडिंग में किसी से पसंद नहीं कर रहा एक्सचेंज करना। एनर्जी का मतलब क्या? एनर्जी का मतलब मान लीजिए जैसे विचार हो गए, बात करना हो गया, किससे बात करना पसंद नहीं कर रहा, तो पर्सन किस टाइप का बोलो? आइसोलेट। तो भैया इंग्लिश तो ऐसे ही है कि कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो उस टर्म को, तो यहाँ पर भी आइसोलेट शब्द उसी लिए इस्तेमाल करा गया बिकॉज ये किसी से भी लेन देन नहीं कर रहा। तो मेरे पास सिस्टम 3 तरह के हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेट, और बड़ा इजीली चीजें पता लग रही है आप लोगों को। 2 चीजों पे ध्यान देना था, मैंने बोला था मैटर पे और एनर्जी पे। बताओ अगर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो पा रहा है तो ओपन सिस्टम, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा लेकिन एनर्जी फिर भी एक्सचेंज हो रही है, क्लोज सिस्टम, और मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, आइसोलेट सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का बताओ। अब कोई भी सिस्टम आपको बोलेगा, पूछेगा, तो आप लोग बता पाएंगे कि भैया वो क्लोज है या नहीं है। क्लियर हो पाएगा? मतलब क्लोज है या आइसोलेट है या फिर बोलो क्या है। लेकिन कुछ बच्चे कभी बोलते थे थर्मस वाला भी तो पूरी तरीके से आइसोलेटेड नहीं होता। लेकिन देखिए ये एक स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल की अगर बात करी जाए तो पक्का हमारा थर्मस वाला क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम काउंट किया जाएगा। अब आप बोले 2 दिन बाद तो पानी सर गर्म हो ही जाएगा, तो फिर 2 दिन के लिए नहीं देख रहे हैं इसको, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं, तो वो आइसोलेटेड माना जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ। हाँ बोलो। मैटर हो सकता है, एनर्जी नहीं हो सकता, ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं, ऐसा कोई केस बना नहीं है। मतलब अगर उसको बनाए तो फिर हम उसको अंदर दोनों फीचर्स आ रहे हैं, ओपन के भी और क्लोज के भी आ रहे हैं, तो उसका स्टडी नहीं है एक तरीके से, ये मान के चलो, ठीक है। अभी उसका स्टडी नहीं है इसमें, लेकिन अगर बात करें तो उसमें दोनों फीचर आ रहे हैं, ओपन का भी आ रहा है, क्लोज का भी आ रहा है, हो सकता है कुछ और नाम भी। क्लियर हो रहे हैं? यहाँ तक समझ में आ गई बात? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या दी है भाई? जल्दी जल्दी इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करते हैं। डायग्राम्स दिए हुए हैं, आप लोग समझ सकते हो। ओके अभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वगैरह पे आ गया, चलो कोई नहीं। एक बात याद रखो भाई, अभी मैं उसको बाद में कराऊंगा इंटेंसिव वगैरह को, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना भाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्मोडाइनमिक्स की, ये मैं आपसे बस करना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक बॉडी है मेरे पास ए सिस्टम, एक मेरे पास कौन सिस्टम बोलो? बी। हाँ भाई क्लास ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो टेम्परेचर है वो TA है, उसका टेम्परेचर TB है, और TA TB से बड़ा है। TA TB से, मुझे बताओ जरा, अगर टेम्परेचर A वाली जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और B वाली बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो तुम मुझे बताओ जरा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? A से B की तरफ। तो ये एक सिंपल सा थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है। आप क्या बोलेंगे? हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी अंटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी विल बिकम सेम, विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। मेरी बात को समझिएगा, कोई भी 2 बॉडीज का टेम्परेचर अगर अलग है तो हमेशा हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से किसकी तरफ जाती है? लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। और कब तक जाती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक वो हीट एक दूसरे में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। क्लियर होता है कि नहीं होता? यही तो रूल होता है। अरे आपने देखा होगा सर्दी अब आने वाली है, सर्दी के दिनों में होता है कि मान लीजिए आप पहले से क्लास में बैठे हैं, आप पहले से स्कूल में बैठे हैं,
आपका दोस्त आता है, आपको जैसे ही छूता है ना तो आपको बड़ा ठंडा लगता है, उसको बड़ा लेकिन मजा आता है। ऐसा क्यों? क्यों भाई? ठंड है। अब जैसे ही वो दोस्त आपको आके छूता है तो आप हाई टेम्परेचर पे होते हैं, आप ऑलरेडी हाई टेम्परेचर बिकॉज आप कमरे के अंदर बंद है, और वो आ रहा है बाहर से आ रहा है, तो बाहर ठंड ज्यादा है। ठंड ज्यादा है मतलब क्या हुआ होगा? उसकी बॉडी की हीट सारी निकल गई है, वो तो ठंडा हो चुका है। समझ रहे मेरी बात को? अरे यार सर्दियों के दिनों में समझते नहीं, सर्दियों के दिनों में जो सराउंडिंग होती है वो क्या होती है? कोल्डर। और आप जब घर से निकलेंगे तो आप कैसे होंगे? हॉटर। तो क्या होगा? आपकी बॉडी से हीट निकलेगी, इसीलिए बाहर निकलने में ठंड लगेगी। ठंड क्यों लगेगी? बॉडी की हीट ऐसे बाहर निकलेगी। हमारी जो स्किन होती है बेसिकली, ये आपको पता है कि थर्मली कंडक्टिंग होती है, हीट निकल जाती है, ऐसे करके हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो आपको ठंड महसूस होगी, धीरे धीरे आप चले जाएंगे खुद लो टेम्परेचर पे। और ऐसा होता क्या है कि थोड़ी देर बाद ठंड लगना बंद हो जाती है। घर से एकदम निकलते हैं, सुबह सुबह रजाई से निकलते तो एकदम से ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन देखते हो 5 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब आप रजाई से निकले थे ना तब आप थोड़े गर्म थे, आपका टेम्परेचर था ज़्यादा, आपका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस सपोज करते, और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी बॉडी से हीट निकलेगी कहाँ पर? बोलो, सराउंडिंग पे। और कब तक निकलेगी? जब तक आपके टेम्परेचर को भी वो किसके जैसा ना कर दें, सराउंडिंग जैसा। तो जब तक हीट बॉडी से निकलती रहेगी तब तक क्या होगा? कब कभी चढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे दोनों के, ठंड लगना बंद, तो मतलब क्या नॉर्मल लगेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि उस समय हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाती है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप स्कूल चल के आए, आपका दोस्त पहले से स्कूल के अंदर बैठा हुआ था एक कमरे के अंदर, तो वो होगा हाई टेम्परेचर पे, आप किस पे? बोलो, लो पे। अब जाते उसको छूते वो अपना हाथ उठाता है, अरे भाई क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो दोस्त है वो हाई टेम्परेचर पे और आप बोलो क्या है, लो टेम्परेचर पे, तो उसकी बॉडी की हीट निकल के आप में आने लगेगी, तो उसको भैया ठंड लगना शुरू हो जाती है। जैसे आप उसको छूते उसको ठंडा लगता है, लेकिन आपको वो ठंडा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपको मजा आ रहा होता है, आपकी बॉडी में हीट आ रही होती है। आपकी बॉडी में हीट तो कितना फास्ट होता है ये काम, जैसे इसको छूते हैं उसको ठंडा महसूस होता है और आपको गर्म महसूस होता है, मतलब आपको अच्छा महसूस होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में हीट आ रही है। सर्दी में कोई हीट आ रही है तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लोहे की चीज़ को सुबह छूते हैं तो ठंड से लगती है, क्योंकि भैया वो सराउंडिंग की चीज़ है, लो टेम्परेचर पे, आप हाई टेम्परेचर पे, जैसे छुएंगे आपकी बॉडी की हीट निकलना शुरू होती है। कितना फास्ट होता है काम, छूते के साथ ही हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है, छूते के साथ ही हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हीट निकलती है आप समझ जाते हैं भाई ठंड लग रही है, तो छूने में दिक्कत लगती है मेटेलिक चीज़ को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो ये बिल्कुल एक सिंपल सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, द हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी अंटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी विल बिकम सेम। इसी को लेकर मैं तुम्हें एक लॉ पढ़ाऊंगा जिसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, उस पर मैं आने वाला हूं, लेकिन पहले मैं इसको लिख देता हूं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ये लिख लो अपनी बुकलेट के अंदर कहीं पर लिख लो, शायद ये पता नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी to the lower temperature body will become equal. बराबर आएगा, एवरेज कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो एवरेज नहीं आएगा बिल्कुल। अगर तुम सोचो कि एक का 40 है और एक का 60 है, तुम सोचो 50 आएगा, नहीं 55 भी हो सकता है, दोनों का। दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि किसी का जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो कम हीट से भी रेज कर सकता है, और किसी का जो है 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हीट से भी रेज कर सकता है। तो टेम्परेचर जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एवरेज आता है, और कुछ भी आ सकता है बीच में, ज़्यादा भी आगे आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। चिंता मत करो, फिजिक्स के अंदर अभी सॉलिड्स कर रहे हैं, उससे अगला फ्लूइड्स है, उससे अगला क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेम एज दिस, यही चैप्टर जैसा लगेगा आपको। तो वहाँ पर ये चीज़ मैं बताऊँगा कि ऐसे जो लेन देन होता है ना उसमें टेम्परेचर का तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर है। ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ये 50 पे है वो 70 पे, बताओ कितना बनेगा कॉमन? 60 नहीं बनता। और ये ध्यान रखना, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा एक दिन फिजिक्स के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर कि बच्चों बताओ कितना टेम्परेचर आएगा बीच में। तो तुम ध्यान रखना कि मैंने तुमसे आज ही वाली बात करी थी, ठीक है? देखते कितना तुम्हें याद रहेगा। चलो तब करेंगे इसको, अभी नहीं। अब सुनो भाई, क्लास ये वाली बात मेरे को लगता है सबको समझ में आ गई होगी ना। अब ये कुछ इंटेंसिव वगैरह की प्रॉपर्टीज दी हुई है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा कराता हूँ इस चैप्टर का, इसको जीरोथ लॉ को भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मैं तुम्हें कराता हूँ अभी, क्योंकि सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ, चिंता मत करिए सारी चीजें करेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चलो बताओ क्या मतलब है इसका।
आप कहेंगे सर सिस्टम के अंदर मिलने वाली सारी एनर्जी बोलो क्या है, इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की। सही बात है, बात तो आपकी सही है। आपकी भी खुद की एक इंटरनल एनर्जी है। हाँ भाई आदर्श, आपकी भी खुद की इंटरनल एनर्जी है। सर बिल्कुल है, आपके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है। समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक स्लोपी सरफेस से ना कुछ पानी बहता हुआ आ रहा है। क्लास बोर्ड पे देखेंगे यार सब बच्चे, ऐसे ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, ऐसे ऐसे। ओहो बहुत खराब होगी तो जी। चलो ठीक है, ऐसे कुछ पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। अभी जो पानी बहता हुआ आ रहा है ना, ये थोड़ा हॉट वाटर है। कैसा वाटर है बोलो? हॉट वाटर। तो मुझे सब बच्चे बस ये बताने की कोशिश करना, अरे क्लास सब बच्चे ये बताने की कोशिश करना इसके पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखते कितना बढ़िया फिजिक्स है तुम्हारा, कितना बढ़िया केमिस्ट्री। चलिए मुझे बताना शुरू करें। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन है सर, मोशन है सर, काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई काइनेटिक एनर्जी है। और बोलो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सर कुछ हाइट पर है, कुछ हाइट पर है mgh, तो सर पोटेंशियल एनर्जी भी है। चलो पोटेंशियल एनर्जी भी है। पानी गर्म है, हीट एनर्जी। हाँ कुछ बोला किसी ने, साउंड एनर्जी। सर आवाज कर रहा होगा पानी। पहाड़ों में जब पानी आ रहा होता है ना, तो आप उसके बहुत आसपास भी नहीं है तो पता लग जाता है कि पहाड़ों में यहाँ पर पानी, कहीं पानी की आवाज आ रही है भाई। सो कहीं पर है, अरे हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। दिस इज साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। किस एस्पेक्ट में है चलो उसकी भी बात करेंगे। वो इस वाले सिस्टम में नहीं होगी, वो किसी और में हो सकती है। लाइक चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी। क्लास प्लीज देखिए, अरे क्लास ध्यान सुनो। सो मैंने कहा भैया काइनेटिक एनर्जी है। चलो सपोज करते हैं काइनेटिक एनर्जी 80 जूल की है। सपोज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल की है, 40 जूल की इसके पास, या मान लेते हैं 60 जूल की इसके पास हीट एनर्जी है, 10 जूल की इसके पास साउंड एनर्जी है। एंड देयर विल बी, हो सकता है और भी कुछ एनर्जीज हो, है ना, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी हो। मान के चलता मोटे मोटे तौर पे मुझे 4 एनर्जी के बारे में पता है। तो इस सिस्टम की सारी एनर्जीज का सम कर दीजिए, कितना आएगा? ये इस सिस्टम की बोलो क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बट सिर्फ इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको दिख रहा है। कुछ बताऊंगा, ढंग से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। तो एक सिस्टम के पास मौजूद सारी एनर्जीज के सम को बोलो क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इंटरनल एनर्जी? द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम, whether it is kinetic, potential, sound energy, heat energy, chemical energy, whatever be the, कोई भी एनर्जी हो, सारी एनर्जीज के सम को बोलो हम क्या बोलते हैं? नेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? इसमें कोई मेरे को लगता नहीं यार कुछ मैं और क्या बताऊं, इतना बात समझ में आ गया आपको। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या किसी भी सिस्टम की, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, क्या किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी बता पाना संभव है क्या? कोई कह रहा है कि भैया अंदर की सारी एनर्जीज का सम, हाँ भाई सौरभ, अंदर की सारी एनर्जीज के सम को बोलो हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो क्या किसी सिस्टम के अंदर सारी एनर्जीज का सम पता लगा पाना, मतलब सारी एनर्जीज के बारे में पता लगा पाना संभव है क्या? अच्छा, क्या आपने यूनिवर्स की सारी ताकतों को आज के टाइम में जान लिया है? आपको ही कहता है कि मैंने जान लिया सब कुछ, नासा वाले कहते हैं हमने सब कुछ जान लिया। तो आपको कैसे पता कि इसके अलावा कोई और ताकत नहीं है? समझिए मेरी बात को, कोई भी ये नहीं जानता कि अभी कुछ और भी शायद मिल सकता है। इसीलिए हमारी जो साइंस है वो काम करती रहती है और ढूंढती रहती है कि कुछ और भी मिलेगा। तो क्या पता कुछ ऐसी एनर्जी तो जिसके बारे में आपको अभी यहाँ पर पता है ही नहीं। तो किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी बता पाना संभव नहीं है। मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, थोड़ा बोर्ड पे सुनना, वो ज्यादा आसान लगेगा आप लोगों को। पहली बात तो मैंने बोला कि वी कैन नॉट एबल टू मेजर द, वी कैन नॉट एबल टू मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैं एग्जैक्ट बोल सकता हूं, एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बट लिखा हुआ है क्या कहीं ये? बट वी कैन एबल टू मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बच्चों ये क्या चीज है भाई? ढंग से सुनना भाई, यही हमारी क्लास एंड होएगी इस चीज के ऊपर, इसी डिस्कशन के ऊपर एंड होएगी। और ये लाइन लिखी होती है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। इंटरनल एनर्जी को बच्चों डिनोट करते हैं यू से। तो वो कहता है कि किसी भी सिस्टम की ना इंटरनल एनर्जी पता लगा पाना संभव नहीं है, बट उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया ना, ये पता लगा पाना संभव है। उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया ये पता लगा पाना आसान है। ये कैसे बोलना चाह रहा है कोई बच्चा? मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को?
किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं पता लगा सकते, लेकिन उसमें कितना चेंज आया वो पता लगा सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल करके, लेकिन मुझे तो फाइनल भी नहीं पता, मुझे इनिशियल भी नहीं पता। अच्छा इनिशियल पता है तो मैं इंटरनल एनर्जी जान रहा होता, इसका मतलब कैसे निकालोगे? अच्छा सपोज करो मैं भी 4 बजे आप लोगों के पास आया था, अरे क्लास पीछे शिवम, मैं 4 बजे मान लीजिए आपके पास आया यहाँ पर, तो मेरे को सिस्टम ट्रीट करिएगा और मेरे पास कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। बताओ कितनी इंटरनल एनर्जी है? क्या बता पाओगे? 2000 जूल, 2500 जूल, कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। इवन मुझे खुद नहीं पता कि मेरी बॉडी में कितनी इंटरनल एनर्जी है, नहीं पता होगी। किसी भी सिस्टम की एनर्जी को पता लगाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका बताया साइंस ने कि आप उस सिस्टम से काम करवा के देखिए। क्या करवा के देखिए बोलो? और जितना वो काम कर दे एग्जैक्टली उसी से पता लगेगा उसके पास कितनी एनर्जी है। और भैया एक बैटरी के पास कितनी एनर्जी, मैं उससे काम करा के देखूंगा, जितने जूल का काम कर देगी मैं बोलूंगा इतनी एनर्जी इसके पास थी, बोला है कि नहीं? समझो मेरी बात को। तो अभी मेरी सिस्टम में कितनी इंटरनल एनर्जी है ये पता ना आपको है ना पता मुझे है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा जिससे बहुत आसान लगेगी वाली चीज, लेकिन पहले इसको ऐसे समझेंगे। तो किसी को नहीं पता कि मेरी बॉडी में नेट इंटरनल एनर्जी कितनी है, लेकिन सोचिएगा कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में मैंने 600 जूल का काम करा। मैं आपको पढ़ाता रहा और पता लगा कि सर का 600 जूल से मीटर डाउन हो गया। पता नहीं मीटर कितने पे था, मीटर कितने पे आया ये भी नहीं पता। कोमल, मीटर सर का कितने पे था इंटरनल एनर्जी का, पता नहीं कितने पे आया ये भी नहीं पता। लेकिन सर इतना पता है कि 600 जूल का सर ने काम किया। तो आप ये जरूर बोलोगे सर हमें नहीं पता कि आप कितनी एनर्जी से आए थे, कितनी एनर्जी आपके पास अब है, लेकिन इतना पक्का है कि जितनी भी आई थी जितनी भी अब है उसमें 600 का चेंज आ गया होगा। 600 का बोलो क्या आ गया होगा? क्योंकि ये निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। अरे समझे नहीं मेरी बात को? भाई मैं 4 बजे आया, कैसे पता लगाओगे मेरे पास कितनी एनर्जी? पता ही नहीं लग सकती। अब ये भी नहीं है, देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आप ये भी नहीं कहेंगे सर काम करते जाए, आप करते जाए, जब पढ़ाते आप काम करते 2000 जूल 2500 जूल, और जैसे आप गिर गए ढेर होंगे, अब एनर्जी खत्म, आखिरी शब्द बोले उसके बाद गिर गया। ए सर ने इतना काम किया, इतने जूल की एनर्जी सर के पास। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसको सिस्टम की फ्री एनर्जी बोलते हैं। फ्री एनर्जी भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी उस पर नहीं जाना चाहता, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। मेरी बात को समझिए, आपको नहीं पता 4 बजे मेरे पास कितनी एनर्जी है, आपको ये भी नहीं पता कि 5 बजे कितनी बची है सर के पास, ये भी नहीं पता। लेकिन आपको ये पता कि 4 से 5 में सर ने हमें पढ़ाया, सर ने 600 जूल का काम करके दिया हमें। तो आप ये जरूर बोलेंगे सर पता नहीं कितनी थी, लेकिन 600 जूल का चेंज आ गया होगा। मतलब तुम इंटरनल एनर्जी का चेंज इजीली बता पाओगे, बट एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कभी नहीं बता पाओगे। इसको समझाने के लिए मेरे पास सबसे इजी एग्जांपल है। अब इसको सुन लेने सब बच्चों को क्लियर हो जाएगा। भाई सुनना भाई, चलो बताओ सास्तिक, क्या नहीं सर मेरी जेब में कितने पैसे हैं ये बताओ, बताओ सोचो सब बच्चे, मेरी अभी जेब में कितने पैसे हैं बताओ। सना कह रही है 50 रुपये। चलो ठीक है, क्या पता कुछ भी ना हो, खाली आ रखा हूँ। 2000 रुपये। चलो और बताओ। 0 रुपये, 0 तो कुछ होता नहीं है वैसे। 500 रुपये, एक बटुआ है बस, खाली बटुआ है, खाली बटुआ है सर, अभी फीस नहीं भरी है, सोई नहीं की। अब बताओ जरा, क्या आप सब बच्चे बता पा रहे हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं? ये पैसे मेरी इंटरनल एनर्जी की तरह है, पैसों को इंटरनल एनर्जी की तरह ट्रीट करें, नहीं बता पा रहे ना। लेकिन सुनिए, अभी मैं रिसेप्शन से मोनिका मैम को बुलाऊं और मैं कहूं कि मैम 100 रुपये के ना मार्कर लिया दुकान से जाके, 100 रुपये मैं उनको दे दूं और वो चली जाए मार्कर लेने के लिए। अब बताओ, मेरे पास आपको नहीं पता कितने पैसे थे ना, ये पता कि बाद में कितने बचे हैं, लेकिन आप जरूर यही जरूर कहोगे कि सर आपके पास 100 रुपये कम हो गए होंगे। चेंज कितने का आ गया होगा? 100 का। समझे कि नहीं समझे? आप चेंज बता पाओगे, लेकिन एग्जैक्ट पहले कितनी थी, एग्जैक्ट बाद में कितनी थी, कभी नहीं बता पाओगे। बोलो है कि नहीं? आप ये जरूर बता दो कि सर 4 बजे 5 बजे बाद ना आपका 100 रुपये का चेंज आ गया है। चेंज मतलब खत्म हो गया आपके पास 100 रुपये का बदलाव आ गया आपकी जेब में जितने पैसे, लेकिन पहले कितने थे वो भी नहीं पता, बाद में कितने वो भी नहीं पता। सो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है, कहती है वी कैन नॉट एबल टू मेजर द एग्जैक्ट इंटरनल सिस्टम, बट वी कैन मेजर द चेंज इन द इंटरनल सिस्टम बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन, बाय कैलकुलेटिंग द कितना वो काम कर रही है ना सिस्टम, वो बात की बात है। लेकिन आप लोग इस लाइन को पढ़े और जरा मुझे फटाफट से बताने की कोशिश करें कि लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वी कैन नॉट एबल टू मेजर द एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी सिस्टम, बट वी कैन एबल टू मेजर द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो भाई नहीं आया समझ में, आशु नहीं आया समझ में, तो मुझे सब बच्चे बताओ जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट वी कैन नॉट एबल टू मेजर द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। सर किसी भी सिस्टम की सारी एनर्जीज का सम हमें पता ही नहीं होता, लेकिन उसकी इंटरनल में बदलाव कितना आ रहा है ना, चेंज कितना आ रहा है, वो हमें पता चल जाता है। कैसे? देख लेंगे भैया वो कितना काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज पता लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और भाई नहीं आया समझ,
तो मन में एक डाउट रहेगा थोड़ा सा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसको अभी बता देता हूँ। आगे चल के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ को, लेकिन तब मैं आपसे बात करूँ तो यार तुम्हें याद आ जाए। एक सिस्टम की होती है बच्चों गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी है, अभी का टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो ये चैप्टर के लास्ट में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो अभी से। ये होती है बच्चों फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या होती है ये? सुनिएगा, इट इज द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज भाई। अच्छा मैंने क्या बोला, ये सिस्टम की वो एनर्जी होती है, ये सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो काम करने के लिए ली जा सकती है। जैसे कि सुनो भाई, मैं 4 बजे यहाँ पर आया था, मेरी एग्जैक्ट इंटर एनर्जी आपको नहीं पता है, नहीं पता ना, बट चेंज तो पता लग जाएगा। अच्छा मेरी गिब्स एनर्जी क्या होगी? जैसे मेरी इंटर एनर्जी कुछ होगी, पता नहीं कितनी होगी, मेरी गिब्स एनर्जी क्या होगी? तो गिब्स एनर्जी होती है बच्चों फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज यूज्ड टू डू वर्क। अब आप मुझे बताओ कि मेरे पास भले ही 2000 जूल की एनर्जी होगी इंटर एनर्जी में आया था, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन 2000 जूल की सोचो है। अब आज मैं यहाँ से पूरे टाइम पढ़ा के लास्ट तक जितना मैं दमा में पढ़ा के जाऊँगा ऐसे मान लीजिए, तो मुझे तुम ये बताना क्या मैं 2000 जूल जितना ही काम करके जाऊँगा क्या? सोच के देखिए। अरे अगर मेरे को 2000 जूल जितना ही काम कर दूंगा फिर तो मैं यहीं पे ढेर हो जाना चाहिए। 2000 जूल मेरे पास छोड़ रहना चाहिए। मैंने 2000 जूल जितना काम करा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो गिर जाऊंगा मैं पढ़ाते बाद। क्या होगा जरा बताओ लास्ट में? 2000 जूल मेरे पास भले ही अभी 4 बजे इंटर एनर्जी, लेकिन मैं काम करके जाऊंगा सिर्फ 1600 जूल का। कितने का बोलो? 400 जूल बचा के ले जाऊंगा कि भैया दोबारा जाऊंगा फिर से 400 जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? कोई भी सिस्टम अपनी टोटल इंटरनल एनर्जी जितना काम करके नहीं दे सकता, हमेशा उससे कम काम करके देगा। तो जितनी एनर्जी सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है वही तो हमारे काम की है ना भाई, बाकी तो सिस्टम के अंदर ही है। वो एनर्जी को बोलो हम क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। और ऐसा हर सिस्टम करता है। अगर किसी सिस्टम के पास 100 जूल की एनर्जी है ना, तो आपको जो आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, जो काम करके देगा, वो 80 जूल का 70 जूल का ऐसे देगा। कहते हैं दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन भी ना लगभग 56% की एफिशिएंसी देता है, बस कि 100 जूल की एनर्जी है तो सिर्फ 56 जूल का काम करके देगा, बाकी सब कुछ हीट एनर्जी में लॉस हो गया, कुछ अपनी ही चीज़ों को चलाने में लॉस हो गया। अरे भैया खुद की चीज़ें चला रहा है, अंदर कोई मशीनरी काम कर रही है। आप मुझे बताओ, आपने पेट्रोल डलवाया, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मान लो उसमें 100 जूल की ताकत थी। आपको लगे कि मेरे को 100 जूल जितना रोड पे चला के दिखा दे, वर्क डन कर दे 100 जूल का, कभी नहीं कर पाएगा। क्यों बताओ जरा? क्योंकि सर कुछ काम तो वो अपनी मशीनरी को चलाने के लिए भी करेगा ना, कुछ तो पिस्टन मूव ऊपर नीचे कर रहा है, वहां भी तो कुछ एनर्जी खर्च होगी ना। साउंड एनर्जी बन रही है, वो भी तो उसी से बन रही है ना। तो मैं समझिए, वो आपको एग्जैक्ट जो काम करके देने वाला है ना, जो आउटपुट देने वाला है, वो हमेशा 100 से क्या देगा? कम देगा। तो जितना आपको काम मिलेगा ना, वो बोलो क्या है? गिब्स एनर्जी। वो बोलो क्या है? सिंपल और साधारण शब्दों में समझिए कि मैं आज 2000 जूल की एनर्जी लेके आया था, बट मैं आज शाम तक पूरा काम सिर्फ 1600 जूल में रहेगा। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो भैया खा पी के फिर जाऊंगा। तो वो जो 1600 जूल है मेरा, बोलो क्या है? गिब्स एनर्जी। बोलो क्या है? बोलो। अब आप मुझे बताना विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी बताना भाई। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल एनर्जी इज लेसर देन गिब्स एनर्जी। बी ऑप्शन, इंटरनल एनर्जी इज लेसर देन इक्वल टू गिब्स एनर्जी। सी ऑप्शन, internal energy is greater than equal to Gibbs energy, or D option, internal energy is always greater than Gibbs energy। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की गिब्स एनर्जी से कम होगी, मतलब फ्री एनर्जी ज्यादा है जिससे काम लोगे, और वैसे कम है टोटल एनर्जी, ये तो नहीं हो सकता। पहला वाला तो बिल्कुल संभव नहीं है सर। इंटरनल एनर्जी कम हो ही नहीं सकती सर गिब्स से। गिब्स तो वो एनर्जी होती है जिसमें से काम मिलता है, तो वो तो हमेशा ही इंटरनल से बोलो क्या होगी? कम होगी। तो एक बात तो पक्की है, दोनों तो बिल्कुल गलत है। और इंटरनल गिब्स से ज्यादा जरूर हो सकती है, बट लेकिन गिब्स और इंटरनल कभी भी बराबर नहीं है। गिब्स का मतलब है कि जितना काम करा, अरे 2000 जूल की एनर्जी 2000 जूल का काम मैं कभी नहीं करके जाऊंगा भाई, कोई सिस्टम नहीं करने वाला भाई। अरे मैं 2000 जूल लाया था, आपको क्या लग रहा है मैं 2000 जूल चाह के भी नहीं कर सकता? सोचो आज मैं पढ़ाई थी बच्चों को 2000 जूल का, अरे मेरी बॉडी में भी कुछ चीजें चल रही हैं, वो भी सब क्या ले रही है? बोलो एनर्जी ले रही है एक तरीके से, मान लेते सपोज कर, तो वहां भी तो कुछ 100-200 जूल खर्च हो जाएगा ना, बचेगा 1800 से काम, तो 1800 को कैसे कर पाऊंगा? नहीं यार मेरे पास नहीं। तो गिब्स एनर्जी हमेशा इंटरनल एनर्जी से बोलो क्या होगी? कम होगी। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बराबर भी नहीं हो सकती। आप समझ में आ गया बच्चों? तो जल्दी जल्दी मुझे बताना, आज हमने जो करी टर्म्स, आपको सारी बस टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले बताओ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? सर थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बोलो, दैट डील्स विद द हीट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जो हीट इन्वॉल्व होती है, वर्क इन्वॉल्व होता है, उससे जो ब्रांच डिस्कस करती है इन सब चीजों को, वो है थर्मोडायनेमिक्स।
जितना चैप्टर में घुसेंगे आपको समझ में आ जाएगा ब्रांच क्या करना चाहिए। अगली चीज मैंने आप लोगों को बच्चों सिखाने की कोशिश करी, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। बोलो, जहां पर कोई भी प्रोसेस चल रहा है वो बोलो क्या है, सिस्टम। उस जगह को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्स बोलो क्या, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिला के बोलो क्या बन गया, यूनिवर्स। आसान है ना सब कुछ। अब उसके बाद मुझे बताओ जरा फटाफट से, टाइप ऑफ सिस्टम करा भाई हमने। टाइप ऑफ सिस्टम में जल्दी जल्दी बोलो भाई कौन कौन है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और मेरे को लगता है कि इसमें भी कोई समस्या होगी नहीं यार, चिंता मत करो। आज पहली क्लास थियोरेटिकल रही है, इसके बाद अब चीजें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी जाएंगी चैप्टर की, लेकिन चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे चैप्टर में बढ़ेंगे तो पता लगेगा आप लोगों को। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बोलो क्या होती है इंटरनल एनर्जी सिस्टम, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी सिस्टम। The sum of kinetic, potential, sound, heat energy, chemical energy, whatever, जितनी भी एनर्जीज का जोड़ कर दो वो बोलो क्या है, इंटरनल। और इसीलिए मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है, बोला है कि नहीं। आप अपने पड़ोसी के पास नहीं बता सकते कितने एग्जैक्ट पैसे हैं, तो वही इंटरनल एनर्जी की तरह है। लेकिन उसके पैसों में कितना बदलाव आए कभी भी आप बता दो कि जैसे ही वो 50 रुपए की मोमोज खाएगा 50 रुपए का चेंज आ गया, बोला है कि नहीं। उसको किसी ने 50 रुपए दिए, फिर बोलोगे 50 रुपए का चेंज आ गया, तो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, जा भी सकती, जा भी सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी ये जान लीजिएगा, यू नहीं निकाल सकते, डेल्टा यू निकाल सकते। डेल्टा मतलब चेंज नहीं यार। इसके बाद तुम लोगों को मैंने बस बताया गिब्स एनर्जी क्या होता है, बोलो गिब्स एनर्जी क्या होता है। सर इंटरनल एनर्जी में से ही जितनी एनर्जी काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बाकी की होगी नहीं, बाकी की सिस्टम के अंदर ही रह जाती है। तो जो काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। इसीलिए इसको बोला गया फ्री एनर्जी, पॉकेट की जो एनर्जी, इससे काम ले सकते हैं बस, वो वाली एनर्जी को बोलो क्या बोला, गिब्स एनर्जी। सो मुझे लगता है कि सारी टर्मिनोलॉजी जब मैं चैप्टर में इस्तेमाल करूंगा तो तुम लोगों को याद रहेंगे ना, जब मैं बोलूँ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, तो दिक्कत तो नहीं आएगी ना आपको उस समय, पक्की बात है। आज थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन हो चुका है, बुकलेट्स आप सबको मिल चुकी हैं, और जिन 2 बच्चों को नहीं मिले मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आप लोगों की बुकलेट। कल बच्चों आप लोगों का ऑफ है, कंप्लीट ऑफ है, ठीक है। अभी पेपर आप में टाइम है, केमिस्ट्री के पेपर में जो गवर्नमेंट स्कूल वाला होगा तो मैं क्लासेस आपको दे दूंगा, लेकिन अभी एक संडे मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय से क्लासेस हैं, अभी कोई छुट्टी नहीं है। सो कल संडे की छुट्टी है बस, बाकी मंडे को मिलेंगे, अभी आप जा सकते हैं।